सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो यूनिट 9 एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड चल रही है, जो आईसीटी है या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उससे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट किया। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ लिया है, आईसीटी के बारे में भी हम लोगों ने देखा, फिर रोबोटिक्स भी हमने अभी रिसेंटली कवर किया, और रोबोटिक्स के बाद में हम लोगों ने एआई को भी कवर कर लिया। ठीक है, तो रोबोटिक्स में और एआई में हमने पहले भी देखा था कि ये जो चीज है, ये वाली जो सब यूनिट है, ये पूरी की पूरी सब यूनिट किसके ऊपर चलती है? हमारे करंट के ऊपर। अभी जो बोल सकते हैं रिसेंटली किसी भी तरीके के साइबर क्राइम हुए हैं या किस तरीके के वायरस इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। एआई और रोबोटिक्स में भी हम लोगों ने वही कोशिश की थी कि ज्यादातर हम लोग कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें रोबोटिक्स और एआई से रिलेटेड, और साथ में जो करंट में चीजें चल रही है, जो भी करंट में डेवलपमेंट हुए, उनको भी पढ़ सके। तो करंट में कौन से रोबोटिक्स आए तो वो भी उनकी उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है, और आपसे बोला भी गया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड जो भी एआई है और रोबोटिक्स है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वही आपका सब्जेक्ट है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि करंट में बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट की जाती है, नई नई चीजें आती रहती है। कोई जो बोल सकते हैं कि रोबोट जो पहले एडवांस था वो बाद में बदल गया होगा। ठीक है, जो अपग्रेडेड चीज हमको देखने को मिली। तो एआई में भी हम लोगों ने देखा कि अपग्रेड होता जा रहा है। चैट जीपीटी की अगर बेसिकली बात करो तो एआई के फील्ड में सबसे ज्यादा जो फेमस है या ज्यादातर ट्रेंड में चल रहा है वो चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी के भी वर्जन आते जा रहे हैं, और एक वर्जन दूसरे वर्जन को भी पीछे छोड़ देता है, और नई नई चीजें हमको देखने को मिल रही है। जैसे चैट जीपीटी 3.5 में देखोगे तो नॉर्मली हम लोगों को क्या देखने को मिलता था, कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेरी की फॉर्म में पूछते थे, टेक्स्ट की फॉर्म में पूछते थे। ठीक है, और वो जो आंसर आता था वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही आता था। अब आप चाहो तो चैट जीपीटी से पिक्चर भी जनरेट कर सकते हो। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, कि कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि एक रोबोट चाहिए, उस रोबोट के पीछे का आप बोल सकते हो पीछे बर्फ होनी चाहिए या स्नो होनी चाहिए, तो इस तरीके का आप डिटेल में लिख के दोगे तो वो वैसा का वैसे ही पिक्चर आपको बना के दे देगा चैट जीपीटी। तो हम लोगों ने देखा था कि वर्जन्स चेंज होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहती है, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, और उनके कारण हमारा जो बोल सकते हैं सिलेबस है, वही हमारा सिलेबस बन जाता है, वो सिलेबस में ही इंक्लूड हो जाती है वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो ये भी लगभग हमारा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ही है। ठीक है, जो भी क्राइम्स, जो भी वायरसेस अभी के टाइम पे हमको रिसेंट में देखने को मिलते हैं या हुए हैं 1-2 साल के अंदर अंदर, उसी चीज के बारे में हम लोगों को इस हमारे सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ब्रीफ में हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना, ब्रीफ में ही देखेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह, और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है? डैश शब्द का आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्रतिकारण के कंप्यूटर सिस्टम में छेद लगाकर घुसता है, जाल जासूसी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, उसे क्या कहते हैं? द टर्म डैश मींस अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द ऑथेंटिकेशन। ये चीज याद रखना, ऑथेंटिकेशन मतलब कि बिना आपकी परमिशन के, एंड डेलिबरेटली डिफेसेस अ वेबसाइट फॉर फ्रॉडेड पर्पसेस। ठीक है, तो फ्रॉड करने के पर्पसेस से कौन इंसान आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है तो उसको क्या बोला जाता है? देखो, जो पर्सन बोल सकते हैं कि नॉर्मली आपकी आईडी को हैक कर रहा है बस स्टॉक के पर्पस से, उसको हम लोग हैकर बोलते हैं, और जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हैकर और क्रैकर में सिंपल सा डिफरेंस है। हैकर जो है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, आपकी चीजों को हैक करके बस वर्बली कर रहा है। ठीक है, आपको फायदा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, पर किसी ना किसी तरीके से कोई भी इंसान आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, अगर मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकर बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या करता है, क्रैकर बाईपास कर देता है। किस चीज को बाईपास कर देता है? आपकी जो भी सिक्योरिटी है, या तो वो पासवर्ड जो है उसको बाईपास कर लेगा, या तो जो आपके लाइसेंस है आपके प्रोग्राम के, उस लाइसेंस को क्या कर देगा? वो बाईपास कर देगा। ठीक है, हम लोगों ने देखे बहुत से जो वेबसाइट्स रहती है, या बोल सकते हैं बहुत से जो ऐप डालते हैं, उनके लाइसेंस रहते हैं। ठीक है, तो लाइसेंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके की सिक्योरिटी। ठीक है, आप अपने मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में भी देखते होगे तो सिक्योरिटी पैचेस जो है वो अपडेट होते रहते हैं। अपग्रेड क्यों होते रहते हैं? आप लोग देखते हो ना, हर बार कोई ना कोई अपडेट आ ही जाता है एंड्रॉइड का, तो वो सिक्योरिटी पैच अपडेट रहता है। वो क्यों बनाती है आपकी एंड्रॉइड कंपनी?
क्यों हर बार चेंज करती रहती है 1 महीने 2 महीने में? इसी रीजन के कारण। अगर एक ही तरीके की सिक्योरिटी रहेगी तो क्या रहेगा, हैकर के लिए आसानी होगी किसी भी एंड्रॉयड वर्जन को क्या करने के लिए, हैक करने के लिए। ठीक है, वो किसी भी सिस्टम को या बोल सकते हो उस एंड्रॉयड सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो आपकी कंपनीज रहती है, हर कंपनी जैसे Xiaomi भी हुई, एप्पल भी हुई, तो हर 1 महीने 2 महीने में उसके सिक्योरिटी पैच के अपडेट आते रहते हैं। तो आपके मोबाइल का जो एंड्रॉयड का जो वर्जन है, वर्जन के साथ में जो लाइसेंस जुड़ा हुआ है वो चेंज होता रहता है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी पैचेस है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हैकर मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो कि इंसान जो कि हैक कर रहा है आपकी साइट को पर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्रैकर आपको बोल सकते हैं स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए आपकी साइट में घुस रहा है, उस चीज को बोलते हैं। और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि कोई भी आप सोशल मीडिया को यूज करते होगे तो एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। ठीक है, उस पासवर्ड के बिना आप लोग अंदर नहीं घुस सकते, मतलब उसके अंदर लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हैकर्स रहते हैं या क्रैकर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली इस चीज को बाईपास कर देते हैं। इस चीज को कैसे बाईपास कर देते हैं कि जो पासवर्ड रहता है उस पासवर्ड का या तो वो पता लगा लेते हैं या डायरेक्टली वो पासवर्ड वाली साइट को बाईपास करके डायरेक्ट लॉग इन अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है साइबर क्राइम में। नेक्स्ट देखो, what is called the selling of original product or copying for the cash or its copying in the market through the black marketing। या मूल उपदार या प्रति की नगद उठाकर किसी प्रतिलिपि को काला बाजारी के माध्यम से बाजार में बेचने वाले को क्या कहा जाता है, क्या चीज, उस टर्म को क्या बोला जाता है? सेलिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट और कॉपिंग फॉर कैश। आपने देखा है ना, बहुत सी बार क्या होता है कि जो मूवीज रिलीज होने वाली होती है, उन मूवीज के रिलीज होने से पहले वो चीज है ना बहुत सारी साइट्स पे आ जाती है। उस चीज को क्या बोला जाता है, पायरेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, पायरेसी। तो बोलते हैं ना कि पायरेसी एक्ट हमारे इधर चलता है। तो जो भी मूवीज लगती है वो मूवीज बोल सकते हैं कि हमारे थिएटर में अगर रिलीज हो रही है तो थिएटर के साथ साथ वो मोबाइल की किसी वेबसाइट पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर वो वेबसाइट पे आ जाती है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जिस दिन वो, मतलब आज के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे ऐप वगैरह देखे कि जिस दिन आपकी मूवी रिलीज होती है, मूवीज रिलीज होने वाले दिन ही आपकी साइट पे या उस ऐप पे क्या आ जाती है, पूरी की पूरी मूवी आ जाती है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है उसको या तो कॉपी कर दिया जाए या तो किसी तरीके से उसको बोल सकते हैं कि मतलब कि एक तरीके से पूरा का पूरा कॉपी करके उसको कहीं वेबसाइट पे डाल दिया जाए। तो उस चीज को हम लोग किस टर्म से बुलाते हैं, पायरेसी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज के नाम में, आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स की पायरेसी होती है, या आप विंडोज का भी देखो तो विंडोज का भी पायरेसी चलता है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंप्यूटर डेस्कटॉप को लोगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट चलाने के लिए, विंडोज चलाने के लिए आपको एक बोल सकते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन टाइप का लेना पड़ता है, बिना सब्सक्रिप्शन के वो विंडोज नहीं चलती। पर आज के टाइम पे हम लोग देखें तो लोकल लोग पायरेटेड विंडोज का यूज करते हैं। तो पायरेटेड मतलब होने को वैसे ही है पर ओरिजिनल नहीं है, उसके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। ठीक है, वो पायरेटेड वर्जन हम लोग यूज करते हैं तो उसको पायरेसी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट में जो भी ओरिजिनल चीज रहती है या तो उसको कॉपी कर लिया जाए, कॉपी करके पैसे के लिए ये चीज करी जाती है तो उसको पायरेसी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ब्लैक हेड कंप्यूटर हैकर इज, तो जो ब्लैक हेड कंप्यूटर हैकर रहता है वो किस तरीके का रहता है, अ पर्सन हु मेंटेन्स कंप्यूटर सिक्योरिटी। पहला, अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो कंप्यूटर सिक्योरिटी विद मैलिशियस इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन। और अ बोल सकते ब्लैक, अ पर्सन हु रिपेयर्स कंप्यूटर। क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट हेड हैकर और ब्लैक हेड हैकर में अंतर पता है? ब्लैक हेड और व्हाइट हेड क्या होता है? व्हाइट हेड हैकर क्या करता है, ब्लैक हेड हैकर क्या करता है? किसको, कौन करता है? और मतलब हाँ ठीक है, लूप होल्स का भी पता करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई साइट बनाई है तो हो सकता है कोई ना कोई लूप होल हो। तो अगर बात करी जाए कि व्हाइट हेड की, तो व्हाइट हेड से याद रखना कि उसके पास प्रॉपर लीगल रहता है।
ठीक है, लीगल वे में वो हैकिंग करने की कोशिश करता है, या बोल सकता है कि उसके पास जिसका भी वो मतलब हैक कर रहा है, जिसकी भी साइट में अंदर घुस रहा है, उसकी परमिशन के साथ घुस रहा है। ठीक है, उसको हम लोग किस टाइप का हैकर बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं। ठीक है, कि जो परमिशन के साथ या लीगल वे में किसी भी साइट को हैक कर रहा है, तो उसको कौन सा हैकर बोलेंगे हम लोग? व्हाइट हैट हैकर। यार एक आप ज्यादातर आपने देखा होगा कि पुलिस वगैरह में इसका हैकिंग का यूज किया जाता है, तो ज्यादातर जो पुलिस ऑफिसर्स जो हैकिंग को यूज करते हैं उसको व्हाइट हैट हैकर की यूज मतलब नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो किस लिए यूज कर रहे हैं? एक तरीके से क्राइम को या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस चीज को यूज कर रहे हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर। और ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? जो कि अपने पर्सनल गेन्स के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं, या आपकी वेबसाइट में या आपके प्रोफाइल में उन्होंने उसको हैक करके अपना गेन चाहते हैं, तो उस तरीके के हैकर को क्या बोला जाता है? ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल के रखा है? A person who does not follow any computer security with malicious intention of a personal gain। तो वो जो भी मतलब एक तरीके से malicious एक्सरसाइज कर रहा है या एक तरीके की जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? खुद के फायदे के लिए कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके के इंसान को हमको क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पे? ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में क्या अंतर होता है? जो व्हाइट हैट हैकर रहता है एक तरीके से लीगल वे में हैकिंग कर रहा है, किसी ना किसी परमिशन के साथ में वो हैकिंग कर रहा है। ठीक है, बोल सकते हो या तो वो उस प्रोफाइल के जो ओनर है उसी की वो परमिशन है, या तो गवर्नमेंट की परमिशन है। ठीक है, और जो ब्लैक हैट रहता है वो पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करता है हैकिंग को। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम में क्या क्या इंक्लूड रहता है? विच व्हाट थिंग्स इंक्लूड इन अ साइबर क्राइम? किस इनमें से कौन सी चीज को साइबर क्राइम कहा जाता है? ठीक है, तो अगर हैकिंग कोई इंसान हैक कर रहा है किसी भी साइट में बिना परमिशन के, अगर वो प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? हैकिंग बोला जाता है। तो हैकिंग भी एक तरीके का साइबर क्राइम है। क्यों? क्योंकि बिना परमिशन के आप उसके प्रोफाइल में मतलब देख रहे हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? साइबर क्राइम बोलेंगे। स्टॉकिंग जानते हो? स्टॉकिंग भी एक तरीके का क्या है? हमारा साइबर क्राइम है, कि बोल सकते हो कि मतलब स्टॉक करना एक तरीके से। फिर फिशिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? फिशिंग क्या होती है? फिशिंग क्या होती है? नॉर्मली आप लोगों ने बहुत सी बार ऐसे स्कैम वाले जो है व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट होते हैं, आपने स्कैम वाले एक वेबसाइट देखा होगा, मतलब कि ऐसे बहुत सा बार मैसेज आता है कि जो अमेजोन है पहले 100 लोगों के लिए जो आईफोन है वो मतलब बोल सकता है कि 1000 रुपए में दे रहा है या 999 रुपए में दे रहा है। जब आप उस साइट को खोलते हो ना, तो बिल्कुल आपको लगता है कि अमेजन की बिल्कुल वैसी की वैसी साइट है, जैसे अमेजन ओपन होती है ना, जैसे आपको मतलब डिजाइन देखने को मिलती है अमेजन की, वैसे की वैसी सेम वेबसाइट हमको किस में देखने को मिलती है? इस तरीके की चीजों में देखने को मिलती है। पर जब आप उस साइट पे लॉग इन करते हो, क्लिक करते हो, तो सेम साइट खुली अमेजोन की, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो अंदर आपका प्रोफाइल मांगेगी, प्रोफाइल और पासवर्ड मांगेगा। तो आप क्या करोगे? फिर एक्चुअल अपना प्रोफाइल पासवर्ड उसमें डालोगे, पर उस प्रोफाइल और पासवर्ड में जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करोगे, तो लॉगिन करने के बाद अगर आप अमेजोन में देखोगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। पर फिशिंग वाली साइट पे अगर आप उसने लॉगिन किया, तो जो चीज आपने यूजर नेम और पासवर्ड में डाली है ना, वही चीज किसके पास पहुंच जाएगी? वो हैकर के पास एक डेटा के फॉर्म में पहुंच जाएगी, और फिर वो इंसान क्या करेगा? उस डेटा का यूज करके आपकी ओरिजिनल साइट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो फिशिंग का मतलब एक तरीके से होता है कि किसी वेबसाइट का बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना या डुप्लीकेट बनाना। पर डुप्लीकेट बनाने से मतलब क्या रहता है? उसकी जो यूजर नेम और बोल सकते हैं कि जो पासवर्ड है वो डायरेक्टली किसके पास आ जाएगा? अगर फिशिंग साइट पे आपने उस पर क्लिक किया तो वो चीज किसके पास पहुंच जाएगी? डाटा उस इंसान के पास जिसने वो फिशिंग साइट का बोल सकते हैं कि हैक किया है या फिशिंग पेज बनाया है। ठीक है, आज के टाइम से पहले बहुत पहले आपने देखा होगा तो फेसबुक बहुत चलता था। ठीक है, तो फेसबुक के पेजेस बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे फेसबुक ओपन होता है तो सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है ना, यहाँ पे फेसबुक लिखा रहता है बिल्कुल सेम टू सेम। आप अगर उसको खोलोगे तो आप अंतर नहीं बता सकते हो कि मतलब ओरिजिनल साइट है या डुप्लीकेट साइट है। और जैसे ही आप अपना प्रोफाइल यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, तो लॉग इन होने की जगह क्या हो जाएगा? ये डाटा उस इंसान के पास पहुंच जाएगा, और फिर वो इंसान आपकी फेसबुक पे लॉग इन करके कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से फिशिंग यूज होती थी। फिशिंग साइट आज भी बनाई जाती है कि किसी भी वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे साइबर क्राइम है। ठीक है, तो हैकिंग भी एक साइबर क्राइम है, स्टॉकिंग भी आप साइबर क्राइम में ही आता है, और तीसरी चीज हमारी जो फिशिंग है वो भी साइबर क्राइम में आती है। बहुत सारे क्राइम्स है। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकली बॉट वगैरह भी बनाए जा रहे हैं इस तरीके की यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिंग नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड। तो कोई भी लॉगिन नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करने वाली
मतलब टर्म को क्या बोला जाता है? इस चीज का इस्तेमाल आपने देखा होगा बहुत सी बार, अगर आप एसबीआई की वेबसाइट को यूज करते हो, नेट बैंकिंग को यूज करते हो, या आज के टाइम पे इंस्टा फेसबुक भी बहुत आते हैं कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। अब मैंने आंसर ही बता दिया। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी आप लोगों ने देखा होगा कि बोला जाता है कि एक स्टेप में पासवर्ड रहता है और दूसरे स्टेप ऑथेंटिकेशन का क्या रहता है? या तो ईमेल या तो नंबर। ठीक है, तो या तो ईमेल में आपको बोल सकते हैं कि ईमेल डालना पड़ेगा, तो उस पर एक 4 डिजिट का एक पासवर्ड आएगा, या तो नंबर पे आएगा। तो 2 स्टेप वो ऑथेंटिकेशन होता है, कहीं 3 स्टेप रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे यूजर नेम और पासवर्ड रहते हैं, उस टर्म को क्या बोला जाता है? वेरिफिकेशन को ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारे वेबसाइट पे जो भी आप लॉगिन करते हो, जो भी आप वेबसाइट पे पासवर्ड डालते हो, उस स्टेप के बाद उस स्टेप को क्या बोला जाता है? ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। मतलब बहुत सी वेबसाइट पे 2 स्टेप रहता है, 3 स्टेप रहता है। तो एक तो आपको पासवर्ड डालना रहता है, और पासवर्ड के बाद एक बार आपका नंबर पे एक ओटीपी आता है। तो उस ओटीपी को आप जब उसमें डालोगे वेबसाइट पे, तभी आप आगे जाओगे। तो इस तरीके का आप देखोगे तो नेट बैंकिंग में इस्तेमाल होता है। नेट बैंकिंग में आपको पहले पासवर्ड भी डालना रहता है, फिर पासवर्ड के बाद एक ओटीपी आता है 6 डिजिट का, उसको डालोगे तो ही आप नेट बैंकिंग की अपनी प्रोफाइल के अंदर जा पाओगे, जब भी आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो जो नेट बैंकिंग है सबसे सिक्योर माना जाता है, क्योंकि उसका बोलते हैं ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा हाई है। इसे इंक्रिप्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो हैक करना बहुत मुश्किल रहता है उधर। नेक्स्ट देखो, मैकफी इज अ एग्जाम्पल ऑफ। मैकफी किसका एग्जाम्पल है? क्या होता है मैकफी एक तरीके से? ठीक है, तो एक तरीके का आप लोग कंप्यूटर डेस्कटॉप को इस्तेमाल करते होगे, तो उसके लिए हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। बहुत सी मतलब कि हमारे ऐप में तो मतलब मोबाइल में जरूरत नहीं रहती, पर पहले के टाइम पे आप देखोगे तो मोबाइल में भी एंटीवायरस हम लोग डाल के रखते थे। पर मोबाइल में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, उससे ज्यादा हम लोग डेस्कटॉप में या लैपटॉप में यूज करते हैं। तो लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर को हमको खरीदना रहता है, उसमें से एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है, पर मैकफी भी उसको खरीदते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, हमारा एंटीवायरस है। ठीक है, बहुत सारे एंटीवायरस मतलब बोल सकते हैं कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक है हमारा एवीजी, ठीक है, नॉट जोन का भी आता है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके के एंटीवायरस आते हैं जो कि हमारे मतलब कि वेबसाइट पे या बोल सकते हैं कि मतलब मार्केट में अवेलेबल है। अपनी प्राइस के हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। जितनी ज्यादा नीड रहती है उस हिसाब से हम लोग उसको परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो आपके एंटीवायरस है, जो मोस्ट कॉमन आसपास में रहते हैं ना, उनको एक बार देख लेना। ठीक है, कि जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, विच ऑफ दीज इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। इस तरीके के क्वेश्चन ना आपको लिया जाए तो। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉल्ड द फिफ्थ फील्ड ऑफ वॉर। युद्ध का 5वां क्षेत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 5 की बात हो रही है ना, तो 5 तो स्पेस, सी, एयर, और आपने एक चलो साइबर वॉरफेयर बता दिया। 5वां कौन सा है? 5 होने चाहिए था ना, तो ये 4 ही है। 5 मतलब पहला कौन सा होगा फिर? क्या छूट गया? लैंड छूट गया। ठीक है, तो लैंड वॉर मतलब बोल सकते हैं लैंड पे जो वॉर होती है वो स्पेस वॉर, सी में मतलब वाटर वॉर, एयर में हम लोगों ने देखा ही है, और साइबर वॉरफेयर को कौन सा माना जाता है? फिफ्थ वॉर, मतलब फिफ्थ फील्ड मानी जाती है। कैसे ये चीज कब, ये वाली जो टर्म है वो कब निकल के आई थी? ये जो टर्म है, ये इस तरीके का जो वॉर है वो कब निकल के आई थी, या वॉर हमको देखने को मिली थी, की स्टार्टिंग हुई थी, इतना बोल सकते हैं हम लोग। कितनी वर्ल्ड वॉर हुई है? 2 हुई है। पहली वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने देखा, पर ज्यादातर कंट्रीज ने उससे कुछ ज्यादा सीखा नहीं था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोगों ने देखा था बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी का हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्शन था बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। न्यूक्लियर वेपन्स हो गए या केमिकल वेपन्स जो उस टाइम पे यूज किए गए थे। तो ये हमको पता था कि ये इस तरीके के वेपन्स जो है वो आने वाले फ्यूचर के लिए क्या है, खतरा है।
तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं कि एक पॉलिसी या एग्रीमेंट ट्रीटी साइन कर ली थी कि वो लोग आने वाले टाइम में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दो ऐसी सुपर पावर्स थी जो निकल के आई थी। कौन कौन सी थी? एक तरफ हमारी कौन सी थी? यूएसए, और दूसरी तरफ क्या थी हमारी? यूएसएसआर। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी कैसे? ये लोग अपनी सुप्रीमेसी कैसे एस्टेब्लिश करके बताएंगे कि इन दोनों में से ये वाली जो पावर है वो सुपर पावर है? ठीक है, तो ये एक दूसरे को बोल सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए अब तो ऐसा कर नहीं सकते, लड़ तो सकते नहीं है। अब क्या करते थे, वो मेंटली खेलना स्टार्ट कर दिया था। जब कंप्यूटर का बोल सकते हैं इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सर्कुलेट होती है। मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी हमको देखने को मिलती है, डिफेंस से रिलेटेड भी देखने को मिलती है, एजुकेशन से रिलेटेड मिलती है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मिलती है। तो सबसे मेन चीज यूएसए ने बोल सकते हो कि सबसे पहला जो वायरस था वो कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था? कहां पे आया था सबसे पहला वायरस जो बोल सकते हैं कि हमारा देखने को मिला था? दो एग्जांपल, या तो यूएसए में हुआ होगा या यूएसएसआर में हुआ था। तो यूएसए ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में आएगा तो कि दुनिया का पहला वायरस कौन सा है, तो वो नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आगे क्वेश्चन में आएगा। पर कंट्री बता देता हूँ कि किस कंट्री में हुआ था। तो यूएसए ने उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, क्यों इन्वेंट किया था? कि वो चाहता था कि यूएसएसआर की बोल सकते हैं कि अंदर से वो क्या कर सके, यूएसएसआर को तोड़ सके। और ये जो फिफ्थ वॉर बोल सकते हैं साइबर वॉरफेयर होता है, ये पूरी कंट्री को तोड़ के रख देता है एक तरीके से, क्योंकि इससे हमारे पूरा का पूरा डाटा भी इनक्रप्टेड हो जाए, डाटा भी चला जाएगा, और साथ में जो पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, वो सिस्टम पूरा का पूरा एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर बंद हो गया तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकली फॉल्ट हमारी कंट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है इस बार के, मतलब 1945 के बाद का जो एरा था वो कोल्ड वॉर का एरा था, जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था। दोनों ने अपनी अपनी सीक्रेट एजेंसीज बना के रखी थी। सुना है आप लोगों ने सीक्रेट एजेंसीज के बारे में? कि ज्यादातर जो यूएसए है वो अपनी एक सीक्रेट एजेंसी के थ्रू पूरा का पूरा काम करती थी, जिसको हम सीआईए के नाम से जानते थे। ठीक है, और यूएसएसआर ने भी अपनी एक सीक्रेट एजेंसी बनाई थी, जिसका हम लोग किस नाम से जानते हैं? केजीबी के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी का बहुत सी बार जिक्र बताते हैं केजीबी की, बोल सकते हैं कि वहां के जो लीडर्स हैं उन्होंने इंदिरा गांधी का मतलब कांटेक्ट बताया उसमें सोवियत यूनियन के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके के सीक्रेट एजेंसीज बनी थी, और ये सीक्रेट एजेंसीज का काम क्या था? कि इंडिया मतलब यूएसएसआर जो भी उनका दुश्मन है, उनकी कमजोरी को पता करना, किस तरीके से हम इस कंट्री को तोड़ सकते हैं, कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस टाइम पे ये जो मतलब बोल सकते हैं कि पांचवें तरीके का जो क्षेत्र था या फील्ड था, वो निकल के आया था, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया था, और कंप्यूटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था किसी भी बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन या कंट्री में एक तरीके से वर्क करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईएस? तो जो साइबर सिक्योरिटी में बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है एईएस का फुल फॉर्म? ठीक है, तो इसमें से बेसिक दो चीज है कि इंक्रिप्शन तो इस्तेमाल होगा ही। ठीक है, और दूसरा पहला वर्ड भी हम लोग लगा सकते हैं कि एडवांस। अब बाद में क्या हो सकता है, या तो सिस्टम होगा या तो फिर स्टैंडर्ड होगा। तो क्या है हमारा? एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड मतलब अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स उन्होंने बना के रखी जो कि प्राइवेट वेबसाइट्स होती है, जिसमें लोगों का मतलब इंपॉर्टेंट डाटा अगर स्टोर्ड है, तो उसका इंक्रिप्शन लेवल कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब अगर व्हाट्सएप की भी बात करो तो व्हाट्सएप को क्या बोला जाता है? इनक्रिप्टेड बोला जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि एक एंड से जब एक मैसेज भेजा जाता है तो वो दूसरे एंड पे ही जाता है, बीच में कोई भी जो वो डाटा है उसको स्टोर नहीं कर सकता, मतलब चोरी नहीं कर सकता। तो इंक्रिप्शन लेवल कैसा है उसका? व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा हाई है। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कुछ, कि कोई भी वेबसाइट है तो उसको किस तरीके का इंक्रिप्शन लेवल या इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ठीक है, तो बहुत सी मैंने आपको बताया कि बहुत से जगह 2 स्टेप फॉलो करते हैं, कोई 3 स्टेप फॉलो करता है। मतलब वो आपका लेवल रहता है, एक स्टैंडर्ड तो बना के रखा है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग हम लोग देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसका डाटा सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। व्हाट्सएप का बोल सकते हैं कि वो भी सिक्योर्ड माना जाता है, पर कभी कभी हो जाता है, मेटा का कोई भरोसा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट देखो, टू प्रोटेक्ट मेटा का पता है ना आप लोगों को? मेटा का इस्तेमाल क्यों करता हूं मैं? अभी मैंने मेटा बोला ना, ये मेटा क्या है?
मेटा क्या है? फेसबुक की एक तरीके से बोल सकते हैं ये पेरेंट कंपनी है। पेरेंट मतलब जानते हो ना, तो ये बोल सकते हैं कि इसी कंपनी के अंदर बाकी की ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये लाया करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सबकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो मेटा है। ठीक है, इसलिए मेटा का इस्तेमाल करता हूं मैं बहुत सी जगह पे, क्योंकि ये तीनों चीजें मेटा में इंक्लूड हो जाती है। होने को बहुत सारी है, पर तीन चीज हम लोग जो आज के टाइम पे फेमसली यूज करते हैं ना सोशल मीडिया के लिए, वो सारी की सारी किस में आती है? मेटा कंपनी के पेरेंट कंपनी में आती है। नेक्स्ट देखो, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स वी शुड इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना चाहिए हम लोगों को? ठीक है, तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है हैकर्स से बचने के लिए? तो हमारा इंक्रिप्शन लेवल जो है वो एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी चीज की फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक फायरवॉल मतलब कि एक तरीके से वॉल है जो कि हमको हैकर्स से प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, कि वैसे नॉर्मल वॉल नहीं है, वरना आप सोचो कि दीवार खड़ी कर देंगे हम लोग, वो वाली दीवार नहीं। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक तरीके से हम लोग एक तरीके का इनक्रिप्टेड लेयर बना देते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फायरवॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो हम लोगों ने देखा वायरसेस बहुत ज्यादा, मतलब हमारे नॉर्मल वायरसेस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये वो वाला वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर का वायरस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। हम लोग ये बचपन से पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में आया था ये। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि जो वायरस है वो कैसे फैलते हैं, कंप्यूटर वायरसेस कैसे फैलते हैं, कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वायरस फैल जाता है। तो फिर वायरस कैसे फैलता है? किससे? और देखो सिंपल एग्जांपल है, हम लोग हमारे वायरस को देखते हैं, जो ह्यूमन वायरसेस है वो कैसे फैलते हैं। मेन अगर आप एचआईवी की बात करें तो एचआईवी वायरस जो है वो कैसे फैलता है? कोविड की नहीं ले रहा, कि कोविड तो हो सकता है कि एयर में ही ट्रांसमिट हो जाता है, पर एचआईवी जो वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं निडल के थ्रू। अगर किसी बोल सकते कोई एचआईवी पेशेंट है, अगर उसका ब्लड सैंपल लिया गया और उसी निडल का इस्तेमाल किसी एक जो बोल सकते कि जो आपका बोल सकते हेल्दी इंसान है, अगर उसी निडल का इस्तेमाल हमने उस हेल्दी के इंसान के अंदर कर दिया, उसी को फिर से इंजेक्ट कर दिया, तो वो एचआईवी क्या होगा? बॉडी में ट्रांजिस्ट हो जाएगा। तो वही चीज होती है कि कोई भी कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में अगर वायरसेस हैं, ठीक है, अगर कंप्यूटर में आपने एंटीवायरस को स्टोर करके नहीं रखा, उसमें इंस्टॉल नहीं किया, तो वो एंटीवायरस इंस्टॉल ना होने के कारण उस कंप्यूटर में बहुत सारे क्या हो जाएंगे? वायरसेस प्रेजेंट रहेंगे। अगर आपने उस कंप्यूटर की सीपीयू में या कंप्यूटर में किसी भी तरीके का यूएसबी इस्तेमाल की, ठीक है, कोई भी पेन ड्राइव की बात कर ली, यूएसबी का इस्तेमाल किया, तो उस यूएसबी के थ्रू सारे के सारे जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में या आपके डिवाइस में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे जो वायरसेस रहते हैं, कंप्यूटर वायरसेस रहते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हम बोला जाता है कि बहुत से जो पीसीज रहते हैं या लैपटॉप्स रहते हैं, उनमें एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना चाहिए और हमको पेड वर्जन लेना चाहिए। वो बोलते हो कि जो एंटीवायरस रहते हैं वो भी पायरेटेड आते हैं, तो पायरेटेड का कोई मतलब नहीं रहता। एक साल का मतलब बोल सकते हैं कि ईयरली प्लान आता है, तो वो पेड वर्जन हमको लेना पड़ता है, तभी जो एंटीवायरस है वो सारे के सारे कंप्यूटर के वायरसेस को क्या करता है? पेन आपका हटाता है। और अगर किसी भी कंप्यूटर में गलती से आपने किसी यूएसबी जिसमें वायरसेस हैं उसको अपने कंप्यूटर में या पीसी में लगाया, तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएंगे, और उसके वायरस के कारण क्या होगा? क्या होगा? जो डाटा है वो पूरा का पूरा करप्ट हो जाएगा। जितना भी आपने अपने मतलब डेस्कटॉप में जितना भी आपने स्टोर करके रखी है चीजें, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? करप्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको करप्ट बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी बार मेमोरी कार्ड्स में भी आपने देखा होगा मेमोरी कार्ड करप्टेड लिखा आता है। करप्टेड लिखा आता है ना, तो करप्टेड एक वर्ड है जो कि यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं जब डाटा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, कि जब डाटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते तो उसको करप्टेड फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को कि वायरस कैसे फैलते। नेक्स्ट देखो, malware is a type of malware that displays warning about destroying essential data or shutting down processes unless payment is made। तो मालवेयर जो कि एक पैसे का भुगतान ना
कर दिया जाए, आवश्यक डेटा को नष्ट करने तथा प्रक्रियाओं के संचालन को बंद करने की चेतावनी का प्रदर्शन करना रहता, उसे क्या कहलाया जाता है? क्या कहते हैं उसको? ठीक है, एक तरीके का जो मेलवेयर रहता है जो कि आपके डाटा को स्टोर करता है और उस प्रोसेस को बोल सकते हैं कि आधी अधूरी चीज को, आपकी जो पेमेंट रहती है उसको बीच में छोड़ देता है, उस तरीके की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हमारा जो रैंसमवेयर है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर एक तरीके का मालवेयर है, वो क्या करता है आपकी डिस्प्ले को शट डाउन, आपने देखा हो ना बहुत सी बार चलते चलते जो पीसी है वो बंद हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है आपका कि वो जो आपके कंप्यूटर में वायरस मतलब मेलवेयर मतलब आ गए, और किस तरीके के मालवेयर है वो? आपकी रैंसमवेयर। ठीक है, तो याद रखना इसको। अब देखो आज की क्लास में मैं नहीं बता रहा हूँ ज्यादा चीजें, पर हम लोग कल की क्लास में ज्यादातर कोशिश करेंगे कि मालवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, इनका अंतर क्या होता है। जो हमने लास्ट पढ़ा कि रैंसमवेयर कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे वायरसेस हमको देखने को मिले थे। आई लव यू के बारे में आपने सुना होगा, जेरूसलम के बारे में देखा होगा, तो कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। आज ज्यादातर हम लोग बस क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। किसके थ्रू हम लोग इसको सिक्योर करते हैं? ठीक है, जो भी इंटरनेट में चीजें हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस है उनको रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जो फायरवॉल रहती है, तो फायरवॉल भी हमारे क्या कहती है, जो कंप्यूटर, आपने देखा होगा नेट पे भी बहुत सी बार ऐसी साइट्स रहती है, इन साइट्स पे पॉपअप मतलब एक तरीके से आपकी वेबसाइट्स खुल जाती है। ठीक है, गलती से आप अगर उन पे क्लिक कर दो, क्योंकि वो एड्स चलते रहते हैं, वो अगर आप गलती से क्लिक कर दो तो वो कहीं और आपको फेंक देते हैं, कहीं और साइट पे आप इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमारी जो बोल सकते हैं क्रोम वगैरह है या बहुत सारे ब्राउजर्स है, वो क्या करके रखते हैं, उनके भी एक तरह से इंक्रिप्शन लेवल रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग फायरवॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मतलब नॉर्मल जो आपकी सस्ती सी वेबसाइट्स रहती है उन पे बहुत सारे एड्स आते हैं इस तरीके के। नेक्स्ट देखो, हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विद द वायरस। हाँ, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा स्टेटमेंट सही है फिर? क्या बोल रहे हैं वो लोग? when a firewall is present, when antivirus software is activated, when unknown software is downloaded from the internet, or when work is done on MS Office software in a local computer। क्या होना चाहिए इसके हिसाब से सही आंसर? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत से जो आपके एंड्रॉयड की बात करो या अगर iOS की बात करो, तो दोनों ने अपने अपने ऐप बना के रखे हैं। एक है प्ले स्टोर, दूसरी तरफ हमारा दूसरा कौन सा है? ऐप स्टोर। अगर इनके अलावा आप कहीं और दूसरी साइट से, तीसरी साइट से अगर आप क्या करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो जिसके पास ऑथराइज एक्सेस नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को हार्म कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ट्रैकर प्रेजेंट रहेगा। उस ट्रैकर के कारण आपका जो मोबाइल का या पीसी का जो डाटा है उसका एक्सेस, आप देखो, आप जब भी किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले परमिशन को ग्रांट करना रहता है। कैमरा की बोल सकते हैं, कैमरा उसको बोलते हैं, कैमरा की परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट की परमिशन चाहिए, इसके बाद आप बोल सकते हो फाइल्स की परमिशन चाहिए। तो ये चीज क्या होती है, आपने अगर उस पर हाँ कर दिया तो ये सारा का सारा डाटा किसके पास एक्सेस हो जाता है? सॉफ्टवेयर के पास एक्सेस हो जाता है। अगर ऑथराइज, अगर प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से आपने किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि गूगल ने प्ले प्रोटेक्ट करके एक अलग से वो बना के रखा है। आप देखोगे, कभी आप अंदर जाके देखना, जब आप अपग्रेड करते हो तो उसमें एक अलग से ऑप्शन आता है प्ले प्रोटेक्ट का, प्रोटेक्ट नाम का। तो प्रोटेक्ट मतलब कि वो हर ऐप को चेक करता है कि किसी ना किसी तरीके की इसमें वायरसेस तो नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑथराइज है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर भी उन लोगों ने बोल सकते हैं कि एक तरीके की प्राइवेसी, एक तरीके की इंक्रिप्शन बना के रखा है। तो अगर अननोन सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड किया तो और उसको आपने सारा एक्सेस दे दिया, कैमरे का एक्सेस दे दिया, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दे दिया, या हमारे वो बोल सकते हैं फाइल्स वगैरह का एक्सेस दे दिया, तो उसके कारण वो पूरा का पूरा जो मोबाइल का डाटा वो किसके पास चला जाएगा? उस सॉफ्टवेयर वाले के पास चला जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर वाला कोई भी उस डाटा को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी आपने देखोगे बहुत थोड़े दिन पहले बहुत सारे स्कैम्स चल रहे थे, किससे रिलेटेड? लोन से रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे कि लोगों को लोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंसान कुछ ना कुछ करना ही चाहता है, और लोन वाला जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। तो एक तरीके की वेबसाइट है, थोड़े दिन पहले केस आया था कि क्या होता था, एक जो मतलब 20 या 22 साल का कोई बच्चा था या लड़का था, तो उसको क्या पैसे की जरूरत थी किसी भी तरीके की, तो 50,000 रुपए एक ऐप से उसने ले लिए,
उस ऐप ने उसको इंस्टेंटली, मतलब उसने प्रोफाइल बनाई, थोड़ा बहुत मतलब वेरिफिकेशन किया, उसको पैसे मिल गए 50,000 रुपए। अब जो ऐप वाला है उसने टाइमलाइन दिया था कि आपको ये 6 महीने में ये 50,000 रुपए चुकाने, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में। पर जैसे ही एक हफ्ता खत्म हुआ, 8वें दिन से उसके पास कॉल आने लगे कि जो पैसे हमसे लिए वो वापस करो विथ इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट 6 महीने बाद देना चाहिए था, उसको बोल रहे कि 8वें दिन ही आपको ये पूरा का पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ में पे करना है। और उस मतलब उसने हल्के में लिया नॉर्मली कि अब क्या करेगा इंसान, 8 दिन में कैसे पैसे कर देगा, अब 6 महीने की बात हुई। तो ये चीज इतनी आगे बढ़ गई थी कि जो ऐप वाला था, एक तरीके का ऐप था, उसने ऐप को इंस्टॉल किया था, परमिशंस भी ग्रांट की थी, तो उस ऐप वाले ने उसके कांटेक्ट के सारे नंबर चुरा लिए थे। उस कांटेक्ट में से पापा, मम्मी, भैया, बहन, जितने भी दोस्त थे, उन सबको कॉल पहुंचने लगा कि ये इंसान ने हमसे पैसे लिए, इससे बोलो या तो हमको पैसे वापस करे, या तो हम इसका बोल सकते हैं कि केस चल जाएगा। तो इस तरीके से वो धमका रहे थे। तो कांटेक्ट का भी एक्सेस उन्होंने ले लिया था, मम्मी पापा का नंबर निकाल लिया, मम्मी पापा के पास वो दिन भर में 100 फोन जा रहे हैं कि आपके बच्चे ने पैसे लिए, वो अलग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हमको बहुत बार आज के टाइम पे देखने को मिलती है। तो कोई भी ऐप को आप जब इंस्टॉल करते हो, तो पहली बात तो ये देखो कि जो है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो या कहीं और से किया हो, पर ऑथराइज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कहीं और से करो ही मत, प्ले स्टोर से या आपके ऐप स्टोर से ही करो, ठीक है। और अगर कर भी रहे हो तो अपना पूरा एक्सेस मत देना, ठीक है। ज्यादातर आप प्ले स्टोर की बात, मतलब ऐप स्टोर की बात करो या आईओएस की बात करो, तो वो इंडिविजुअली पूछता है। पर एंड्रॉयड में आप जब सस्ते फोन खरीदोगे, शाओमी के खरीदोगे, ओप्पो, वीवो के, ये परमिशन अपने आप ही ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़े दिन पहले केसेस भी आए थे कि जो शाओमी के फोन है वो डाटा को लीक करते हैं, इसलिए मना किया गया था कि चाइना के फोन को ना खरीदा जाए, ठीक है। तो इस तरीके के बोल सकते हैं कि जो बाईपास कर दिया जाता है एंड्रॉयड के थ्रू, या बहुत सारे जो सस्ते फोन्स रहते हैं उनमें इनबिल्ट रहती है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान सोच समझ के इन चीजों को हमको करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? व्हेन अ अननोन सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये सारे के सारे जब आप डाउनलोड करते हो, जब आप परमिशंस को ग्रांट करते हो, तो ग्रांट करने के बाद सारी चीजें बाईपास हो जाती है। जिस इंसान को जिस तरीके की डाटा की जरूरत होती है, वो अपने को उस तरीके के डाटा को यूज कर लेता है, फिर आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो इसके आजकल ये केसेस बहुत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर? इनमें से कौन मालवेयर नहीं है? ठीक है, तो अगर वो मालवेयर नहीं है तो फिर वो क्या है? हमने इसको डिस्कस किया था, दो तरीके की मेमोरीज के बारे में बताया था मैंने। तो ये किस मेमोरी के टाइप में आता है? ठीक है, तो इनमें से कौन मालवेयर नहीं है? तो कुकीज नहीं है, बाकी के हैं। वॉर्म भी एक तरीके का मालवेयर है, वायरसेस भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है। कुकीज क्या है फिर एक तरीके से? कुकीज किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये पहले लेक्चर को याद रखो, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। अगर थोड़ा सा बताऊं तो मैंने दो तरीके की मेमोरीज के बारे में आपको बताया था, एक वॉलेटाइल मेमोरी थी और एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी थी। वॉलेटाइल मेमोरी कैसी होती थी? टेम्पररी होती थी, क्योंकि अगर आपने मतलब आपको पीसी को बंद कर दिया तो डाटा खत्म हो जाता था, डाटा चला जाता था। दूसरा कौन सा था? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कैसी होती थी? परमानेंट मेमोरी। एक बार आपने इसमें स्टोर कर दिया, भले आप बंद भी कर दोगे उस पीसी को, तो भी वो डाटा क्या रहेगा, उसमें स्टोर्ड रहेगा। तो जो हमारा कुकीज था वो किस वो मेमोरी के टाइप में आता था? वॉलेटाइल में या नॉन वॉलेटाइल में? किस में आता था? कंफ्यूज है क्या अभी भी? वॉलेटाइल में ही आता था। तो मैंने आपको बताया था कि वॉलेटाइल मेमोरी में दो ही चीजें आती है, एक आपकी रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी क्या आती है? कुकीज आती है, ठीक है। तो ये दो ही तरीके के आपकी वॉलेटाइल मेमोरी में हमको दो ही तरीके की मेमोरीज देखने को मिलती है, एक है रैम और दूसरी कौन सी है? कुकीज, ठीक है। तो वो कुकीज भी आप देखोगे तो आपके मोबाइल में भी कुकीज बनी रहती है, ठीक है। कुकीज मेमोरी एक तरीके से बोल सकते हो कि जो साइट पे आप जाते हो तो उस साइट की कुछ कुकीज आपके मोबाइल में सेव हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर आपने किसी ऐप को खोला, उस ऐप को परमानेंटली आपने बंद नहीं किया, पीछे बैकग्राउंड में अगर वो चल रही है, जब आप पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से आपका फंक्शन खोलोगे जिसमें सारे के सारे ऐप खुले रखे हैं, एकदम से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वेबसाइट, उस साइट पे आपका वो बोल सकते वही का वही पेज खुल जाएगा, क्योंकि उस साइट की आपने क्या करी, कुकीज सेव हो जाती है आपके कंप्यूटर मतलब मोबाइल में। जब आप उसको हटाते तो वो कुकीज अपने आप इरेज हो जाती है, तो वो वॉलेटाइल रहती है, ठीक है, टेम्पररी रहती है। अगर आप जब तक हटाओगे नहीं उन कुकीज को तो वो हटेंगी नहीं, और आपने हटा दिया तो पूरा का पूरा डाटा चला जाता है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों को हम कुकीज मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है। कुकीज के अंदर कैशे मेमोरी भी आती है, तो कैशे का भी इस्तेमाल याद रखना उस चीज को। व्हाट डज द डीओएस मीन इन साइबर लॉ टर्मिनोलॉजी? तो साइबर लॉ में डीओएस का क्या अर्थ होता है? हाँ, इसको कर लो फिर कर लेंगे।
ठीक है, तो क्या होता है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। आपने देखा होगा बहुत सी बार की बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स रहती है जिनमें प्रॉक्सी हम लोग लगा देते हैं। प्रॉक्सी मतलब समझते हो? जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई भी ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस का एक वाईफाई है, उस वाईफाई में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सीज को सेट कर देते हैं। कि प्रॉक्सी किस तरीके की, कि कोई भी इंसान ऑफिस में बैठ के उस वेब वाईफाई से यूट्यूब नहीं चला सकता। अगर कोई ऑफिस में बैठा है तो इंसान हो सकता है ना कि यूट्यूब चला के अपनी वीडियो करने लगे, या मतलब पबजी पे गेम ही खेल रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। तो वो वेबसाइट वाले या ब्रॉडबैंड में क्या होता है, कुछ प्रॉक्सीज को हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली इंस्टॉल कर देते थे कि इस वेबसाइट इस वाईफाई के थ्रू हम लोग इस मतलब साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उससे आपको यूट्यूब नहीं खुलेगा, नॉर्मली कोई भी गेम नहीं खुलेगा, या जो भी चीज वेबसाइट पे खुल सकती है इंटरटेनमेंट वाली, वो चीज नहीं खुलेगी। क्योंकि ऑफिस वाले क्या करते हैं, प्रॉक्सीज को सेट कर देते हैं जिससे वो इंसान क्या करे, अपने काम पे फोकस कर सके। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, अगर उसमें आपकी प्रॉक्सी सेंड है या वो उसकी सही तरीके से आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपने देखा होगा बहुत सी बार 404 एरर लिखा आता है। ठीक है, 404 एरर फाउंड, तो इस तरीके की चीजें आती है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, कि आप उस वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, उसका क्या है, आपके पास डिनायल है। ठीक है, उस सर्विस को आप फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ साइबर फेस इंडिया प्रोग्राम। तो साइबर सेफ इंडिया प्रोग्राम जो है, उसकी बोल सकते हैं कौन कौन से पिलर्स के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, तो उपयुक्त में सभी अवेयरनेस भी बताता है, एजुकेशन भी देता है, और अफोर्डेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके पिलर है, हमारे साइबर सेफ इंडिया प्रोग्राम के। ठीक है, कैसे अवेयर करता है कि लोगों को आज के टाइम पे देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन को एक्सेस करते हैं, तो उनको भी इस तरीके से एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है कि कौन कौन सी साइट्स आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, कौन सी आपकी बोल सकते हैं ऑथराइज साइट्स हैं, उन चीज को अफोर्डेबल भी बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे उसके पिलर्स है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं और अतिलिपियां बना सकता है, या कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कैन मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो कॉपीज बना सकता है अपने आप में वो। नेक्स्ट देखो, यूजर यूजिंग पासवर्ड। तो पास यूजर जो है वो अपने पासवर्ड का इस्तेमाल क्यों करता है, किस चीज के लिए करता है। ठीक है, तो हमारी जो मतलब चीजें रहती है, ये जो हमारे डाटा रहता है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हम लोग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कि कोई और इंसान हमारे डाटा को ब्रीच ना कर सके। ठीक है, हम लोग फोन की भी बात करें तो फोन में भी सब लोग पासवर्ड लगा के रखते हैं ना, कि कोई हमारे फोन को एक्सेस ना कर सके, कोई हमारे नॉर्मली कॉन्टेक्ट्स वगैरह को ना देख सके, फोटोज को ना देख सके। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हम लोग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, proxy server forward request received from the client to the other server, yet the proxy server provides TCP IP addresses, or both of the above। भैया आपको अभी हाल ही बताया था मैंने, प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आईपी एड्रेस को नहीं बताते। प्रॉक्सी एड्रेस क्या करते हैं हमारे, प्रॉक्सी जो आपके बोल सकते हैं एक तरीके से जो सर्वर्स रहते हैं, वो कुछ साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, आईपी एड्रेस को फॉलो, आईपी एड्रेस को शो नहीं करते। अगर आईपी एड्रेस को शो कर देंगे तो फिर तो पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे जो आईपी एड्रेस रहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम लास्ट सेशन पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, तो इसमें आईपी वो टीसीपी के बारे में बताऊंगा। पर अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉक्सी सर्वर्स रहते हैं उनमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं बस, कि जो एक्सेस रहता है वो हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है।
पर पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल के रखा कि द प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट टू अदर सर्वर। तो ये स्टेटमेंट सही है कि प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध का अन्य सर्वो को क्या करता है, ये चीज करता है। तो ये चीज हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है जो फायरवॉल है, जो हमारे बोल सकते हैं कि वायरसेस रहता है या आपके एक प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले वो किसका काम क्या रहता है, ठीक है। तो इसका काम क्या रहता है, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो मॉनिटर करता है चीजों को, फिर एक तरीके से वॉल क्रिएट करता है, और वॉल क्रिएट करने के बाद चीजों को बाईपास नहीं होने देता। मतलब कि कोई इंसान उस बोल सकते हैं कि उस वॉल को तोड़ के ब्रीच ना कर सके आपके डाटा को। तो उसका काम किसका रहता है, सबसे पहले फायरवॉल का, ठीक है। तो फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या रहता है, मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट देखो, विच एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कौन सा साइबर सिक्योरिटी या भारत में साइबर सुरक्षा के लिए मतलब फ्रेमवर्क के लिए कौन सा बोल सकते अधिनियम प्रदान किया गया है। साइबर सिक्योरिटी की बात किसमें की गई है, ठीक है। तो किस में की गई है, आईटी हमारा एक्ट 2000 का जो है उसमें आपको साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन रहती है, ऐप रहती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें जो वायरस स्प्रेड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस वायरस के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग ऐप यूज करते हैं उस ऐप में जो वायरस स्प्रेड होता है उसको किस तरीके का वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला एंटीवायरस तो होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइल वायरस या तो मैक्रो वायरस या फिर मंकी वायरस। तो मंकी वायरस लग रहा है क्या, तो क्या होगा, हमारा मैक्रो वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ऐप हम लोग यूज करते हैं उनमें अगर वायरस आ जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मैक्रो वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो हम लोगों ने बात की थी, पहला कंप्यूटर वायरस कहाँ किस इस कंट्री में हमको देखने को मिला था, यूएस में। तो वो कौन सा, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, क्रीपर, क्या नाम था, किस ईयर में हमको देखने को मिला था ये, 1971 में, ठीक है। किसने बनाया था, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना, बॉब थॉमसन नाम के एक इंसान ने बनाया था, यूएस का था वो। अब इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, बताओ सभी। इंडिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस नाम से जाना जाता है, ये तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल वायरस की बात की थी कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर वायरस था। इंडिया का फर्स्ट वायरस बताओ, बताओ, ये तो पढ़ा होगा ना, किस नाम से था, द ब्रेन वायरस, क्या नाम था उसका, द ब्रेन वायरस, ठीक है। ओवरऑल कंप्यूटर वायरस की बात करें कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो क्रीपर था। और इंडिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो द ब्रेन था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉल्ड टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, हैकर्स एंड वायरसेस। अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी कैसे रख सकते हो आप लोग, अपनी तरफ से आप लोग क्या कोशिश कर सकते हो अपने डाटा को बचाने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड का स्ट्रांग रखना, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पासवर्ड को स्ट्रांग बनाया जाता है। यार आप नेट मतलब नेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको पासवर्ड को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। मतलब कि आपको दोनों लेटर्स का इस्तेमाल करना है, कैपिटल्स का भी करना है, स्मॉल का भी करना है, ठीक है। फिर इसके साथ में नंबर का भी इस्तेमाल करना है और नंबर के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल करना है। तो ये पासवर्ड का एक स्ट्रांग पॉइंट बना के रखा है, ठीक है। और क्या कर सकते हो,
अभी हमने एक पढ़ा कि कोई भी अननोन वेबसाइट से जगह से हम लोगों को कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करना। और तीसरा कि कोई भी पीसी है या आपका मोबाइल है तो परमिशंस को ग्रांट नहीं करना, जो परमिशंस लग रही है उसी परमिशन को ग्रांट करना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको बताया ना कि लोन का अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया तो उस लोन के ऐप के लिए क्या कैमरा की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी? क्या फाइल में आपको कुछ चीजें स्टोर करके रखना है तो उसको आपको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। जिस ऐप को बोल सकते हो परमिशन की जरूरत है उसी को दिया करो। जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो कैमरे की परमिशन चाहिए तो भैया कर दो, ठीक है। और ऐप जो व्हाट्सएप है वो हमारे कॉन्टेक्ट्स पे भी काम कर रहा है तो कॉन्टेक्ट्स की परमिशन दे दी। पर हर चीज की परमिशन मत दो उस चीज को। कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो 5 परमिशन मांगे तो 5 को 5 हाँ कर दोगे तो दिक्कत में आ जाएगा। जिस ऐप में जिसकी जरूरत है उसी को परमिशन दिया करो। ये चीज बोल सकते हैं कि हमारे एंड्रॉइड में नहीं है, पर iOS में ये बहुत अच्छी चीज है कि हर चीज के लिए, हर ऐप के लिए एक पर्टिकुलर परमिशन मांगता है वो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि iOS बहुत ज्यादा सिक्योर्ड ऐप है, सिक्योर्ड है बाकी की मतलब एंड्रॉइड से, ठीक है। तो एंड्रॉइड में ज्यादातर जो सस्ती कंपनी मतलब जो लोकल कंपनीज रहती है चाइना की, वो पैसे को मतलब आप कभी भी देखना कि जो चाइना के फोन रहते हैं, जो Xiaomi है, ओप्पो है, वीवो है, क्या उसमें फीचर्स कम आते हैं? अच्छे आते हैं ना। पर वही फोन हमको 20,000 में मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? और वही अगर मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, वही सैमसंग की बात करोगे तो वही सैमसंग के फोन लगभग 70,000 80,000 से शुरू होते हैं, ठीक है। S24 S25 की बात करूं, एस सीरीज की बात करूं मैं तो आपको अंतर क्यों दिखता है कि ये जो मतलब फीचर्स है वो 20,000 में क्यों मिल रहा है और वही जो सैमसंग है यही सारे फीचर्स लगभग 70,000 में दे रहा है? तो अंतर किस में आता है हमारा? तो ये जो कंपनियां हैं वो नुकसान में अपना मतलब बोल सकते हो कि नुकसान में, एक तरीके से नुकसान में मोबाइल को बना रही है। तो ये चाइना वाले नुकसान में है या फायदे में है? तो वो पैसे को कवर कैसे करते हैं फिर? क्या करके? भैया आप अगर देखोगे तो जब Xiaomi के फोन देखोगे तो उसमें कुछ इनबिल्ट ऐप आती है कि नहीं आती है? इनबिल्ट ऐप क्यों दी जाती है कि ये ऐप वाले जो रहते हैं वो ऐप वाले चाइना वाले जो Xiaomi है उनको पैसे देते हैं कि आप जो भी फोन बना रहे हो इन फोनों में आपकी इनबिल्ट ऐप डालो हमारे। तो जो आपके चाइना के जो कंज्यूमर जो Xiaomi वगैरह वो पैसे यहां से कवर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 20,000 रुपए नहीं है ये मोबाइल की बनाने की कीमत, ज्यादा ही है। पर अगर 40,000 रुपए 50,000 रुपए मान के चलो तो वो बाकी की 30,000 रुपए है ना वो एड से, एप्लीकेशन से कवर कर रहे हैं, तब आपको ये फोन आपको 20,000 में प्रोवाइड करवा पा रहा है वो। ये चीज समझ में आ रही है? तो उन लोगों की ये पूरा का पूरा माइंड सेट होता है। क्योंकि अगर आप सोचने की भी कोशिश करो तो आईफोन तो मैं लेके ही नहीं जा रहा। आईफोन क्यों महंगा आता है? क्योंकि उसमें एक तरीके से कोई भी आप बोल से इंस्टॉल्ड ऐप नहीं आता, ठीक है। अगर ऐप भी आते हैं तो उसके खुद के रहते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी लोकल चाइना का फोन लोगे तो उसमें इनबिल्ट ऐप आते हैं बहुत सारे फालतू के, गेट ऐप्स वगैरह, और बहुत सारे दुनिया भर के आते हैं। उनको आप हटा भी नहीं सकते, वो ऐप वो रहते ही है। उनको हटाना तो अलग से आपको मतलब बहुत सारा कलाकारी करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो 20,000 रुपए के फोन है बनते वो 40,000 में ही है, पर वो बाकी का जो पैसा है वो कैसे कवर करते हैं? एड से कवर करते हैं या ऐप से कवर करते हैं। कुछ ऐसे ऐप्स रहते हैं जो कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, उसमें आप उनको हटा भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और उन एप्स के कारण आपकी जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत बार ब्रीच हो जाती है। आप जो ऐप अगर इंस्टॉल्ड आए हैं, प्री इंस्टॉल्ड उसमें आए हैं, तो उनमें परमिशन अपने आप ही ग्रांटेड है। मतलब कि वो आपके डाटा को पहले से ही देख रहे हैं। अगर आप जो भी कर रहे हो वो डाटा उनके पास जा रहा है और उस डाटा को यूज करके वो आपको क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर देते हैं बहुत सी बार, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना, ये सारी चीजें तो ये सारी आपकी साइबर सिक्योरिटीज में आती है। नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान? तो किस स्टेट ने वो सर साइबर क्राइम प्रबंधन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? किसने की थी सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, हमारे साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान किसने स्टार्ट किया था? मध्य प्रदेश ने किया था, ठीक है। तो कोई पूछे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान कहां पे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंडिया में? तो हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ अटैक डज द अटैकर्स कैरी आउट बाय अपलोडिंग इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट? ठीक है। तो हमलावर संक्रमित हमारे एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करने के लिए किस हमले का इस्तेमाल करते हैं? किस प्रकार के हमले का इस्तेमाल करते हैं? जो विज्ञापन आते हैं उनको, ठीक है। मैंने आपको बताया बहुत सी बार कि बहुत सारी जो अननोन साइट्स रहती है उन अननोन साइट्स पे कुछ एड्स लगे रहते हैं और उन एड्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वो अलग साइट्स पे आपको भेज देते हैं,
ठीक है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स को? उनको बोला जाता है मालवेयर ट्रैगेज। ठीक है, तो मालवेयर टैगेज किस नाम से जाने जाते हैं? जो वेबसाइट्स पे अननोन एप्स आते हैं और उन एप्स पे गलती से भी क्लिक करने के बाद आपको इनडायरेक्ट करके दूसरी साइट्स पे भेज दिया जाता है, उन ऐप को या उन तरीके के आपके एडवर्टाइजमेंट्स को क्या बोला जाता है? मालवेयर टैगेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच एक्ट्स लाइक अ स्पाई अगेंस्ट द कंप्यूटर यूजर। ठीक है, तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की उपयोगकर्ता के विरोध जासूसी की तरह कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, जासूसी की तरह जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, जासूसी तो स्पाईवेयर। उस तरीके के जो मालवेयर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पाईवेयर, जो कि जासूसी का काम करते हैं। मैंने आपको बताया ना बहुत सी बार कि चाइनाज के ऐप में ऐसे पहले बोला जाता था कि ऐसे, मतलब इंडिया ने बोल सकते हैं कि कैटेगराइज किया था कि ये जो ऐप है, ये ऐप क्या करते हैं? आपके मोबाइल के डाटा को स्पाई करते हैं। ठीक है, तो चाइना की कंपनीज रहती है, वो चाइना की कंपनी कुछ ऐसे ऐप आपके अंदर, मतलब ऐप के मोबाइल में इंस्टॉल करती है कि जो आपके मोबाइल का डाटा को पूरा का पूरा क्या कर सकती है? देख सकती है, स्पाई कर सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि 1000 ऐप्स थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कराए थे कि अगर आपके फोन में इस तरीके के ऐप है तो इनको अनइंस्टॉल कर दो। तो वो इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको स्पेसिफाई किया था कि कौन से ऐप्स जो है वो जासूसी का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च्ड। तो किस राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? किस ईयर में देखने को मिला था हमको? किस ईयर में हुआ था? 2019 में हुआ था भैया। ठीक है, तो 2019 में हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। तो उस पर जो भी मतलब साइबर क्राइम्स होते हैं उनकी रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बुदापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। तो जो बुदापेस्ट कन्वेंशन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? सबसे पहली बात, जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है वो किस ईयर में हुआ था? तो 2001 में हुआ था। ठीक है, तो ये 2001 में किस से रिलेटेड चीजों की बात की गई थी? ठीक है, तो हमको पता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम के बारे में। तो ये कन्वेंशन किसके लिए हुई थी? साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, तो बुदापेस्ट कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ पे आता है ये? हंगरी की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर विच एक्ट CERT.in कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम वाज फॉर्म्ड। तो किस अधिनियम के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया था? किस में हमको देखने को मिला था कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम? किस में देखने को मिला था हमको? भैया अमेंडमेंट में नहीं हुआ था ये, जब 2000 का आईटी अधिनियम बनाया गया था उसी टाइम पे इसको ज्वाइन कर दिया गया था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट 2000 में जो आया था वो कितनी बार अमेंड हुआ है? ठीक है, ये इसका आंसर आपको सबको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो आईटी एक्ट 2000 आया है वो कितनी बार अमेंड हो चुका है और किस किस ईयर में हुआ है। ठीक है, तो इसको पता करना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, इन विच सेक्शन ऑफ साइबर क्राइम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिक पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिट मटेरियल ETC। तो ये किस सेक्शन के थ्रू हमको साइबर क्राइम के किस सेक्शन में इस तरीके के पब्लिकेशन को बैन करके रखा है?
ठीक है, तो किस सेक्शन में हमको देखने को मिलता है, तो 67.a जो है उसमें हमको इस तरीके के जो मटेरियल्स रहते हैं सेक्सुअल एक्सिट मटेरियल्स को प्रोहिबिट करने के लिए बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टर्म वानाक्राई, पेट्रिया या आर्टरनल ब्लू विच वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे जो वानाक्राई है, पेट्रिया है, या बोल सकते हैं कि हमारे इटरनल ब्लू है, वो हाल ही में समाचारों में उल्लेख में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, हमारे साइबर अटैक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके के साइबर अटैक्स हुए थे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अनऑथराइज यूज ऑफ द नेटवर्क, ईमेल गैम्बिंग, कमिटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स यूजिंग द इंटरनेट। तो ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, हमारे साइबर क्राइम में इंक्लूड होते हैं, कि किसी भी इंटरनेट को अनऑथराइज एक्सेस कर दिया जाए। ईमेल गैम्बिंग का नाम ने कैसे जानते हो आप लोग, ईमेल में किस तरीके से गैम्बिंग होती है। ईमेल्स आते हैं, आपने कैसे देखे होंगे बहुत सी बार, कि आपको बोला होगा कि कोका कोला कंपनी आपको 20 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का आपका इनाम लग गया है। तो आपको क्या करना है, ये सारी की सारी मतलब इंफॉर्मेशंस को मतलब फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको उनकी वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो इस तरीके से बहुत चीजों को क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ करते नहीं। अब आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन का क्या काम है, तो ये इन्फॉर्मेशन भैया बहुत जगह काम आती है। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्या करती है, जिनको डाटा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्या करती है, जो भी कंपनी रहती है अपने बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट करती है, उस डाटा को कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर कर देती है, और स्टोर करने के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज रहती हैं जो कि इन डाटा को खरीदती हैं। ठीक है, और यही डाटा क्या होता है, वो वाली कंपनी, जिन कंपनीज को जरूरत है कि मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी जरूरत होती है, वो कंपनीज इस तरीके के डाटा को परचेज करती है। ठीक है, और परचेस करने के बाद वो आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस साइकिल है इनकी, याद रखना। ठीक है, ईमेल गैम्बलिंग मतलब कि याद रखना कि जिस तरीके के स्कैम आपको मतलब दिए जाते हैं, स्कैम ईमेल जो आते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसको CCTRNS के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे CCTNS, जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम बोला जाता है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये क्या बोल के रखा है, इस प्रोजेक्ट को 2009 में स्टार्ट किया गया था, तो सही है ये वाला। तो इस वाली चीज को मतलब हमारे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को एंड सिस्टम को 2009 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस की दक्षता या प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु और व्यापार और एकाध प्रणाली तैयार करना है। ठीक है, तो पुलिस की मदद कर सकता है। साइबर में हम लोगों ने देखा है साइबर सिक्योरिटीज किस तरीके से यूज की जाती है, ये साइबर का इस्तेमाल किया जाता है हमारी पुलिस में। तो और अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, CCRTN किस रिलेटेड सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ कैन अ वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कैसे कोई भी वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर को सही बताओ। बाय कीपिंग अनदर कंप्यूटर अवे, तो दोनों कंप्यूटर को पास में नहीं रखना चाहिए। क्या एक में वायरस है तो दूसरे कंप्यूटर में भी आ जाएंगे, पर एक चीज याद रखना, आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे, पर वो अगर एक ही लैन से कनेक्ट है। लैन मतलब कि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि एक ही नेटवर्क से बहुत सारे जो आपके कंप्यूटर्स रहते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क का एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर इंटरनेट में किसी चीज का आपने इस्तेमाल किया और वो जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में आया, तो अगर वो बोल सकते हैं वेबसाइट का उसी कंप्यूटर ने फिर से यूज कर लिया, तो हो सकता है उसमें भी वायरस ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, रखने से नहीं होगा, पर बोल सकते हैं कि एक ही तरीके का नेटवर्क यूज करने से जरूर हो सकता है। क्या है सही आंसर हमारा, बाय शेयरिंग द अनदर कंप्यूटर नियर बाय, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड फाइल्स, बाय यूजिंग द सेम नेटवर्क, और नन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूजर्स नेम पासवर्ड एंड अनदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स ऑन अ इंटरनेट इज कॉल्ड।
तो अभी मैंने बताया था इंटरनेट पे इंटरनेट यूजर्स के नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए डैश कहा जाता है। उस चीज को किस में काउंट किया जाता है? ठीक है, तो इसका वो वाली फिशिंग नहीं, ये फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग बताया था आप लोगों को कि सेम टू सेम किसी भी वेबसाइट का डुप्लीकेट बना दिया जाता है और उस डुप्लीकेट वेबसाइट में आप जो भी इंफॉर्मेशन पुट करोगे, यूजर नेम, पासवर्ड, तो वही की वही क्या हो जाएगी, जहां भी डाटा रहेगा वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फिशिंग बोला जाता है कि सेम टू सेम वेबसाइट का सेम टू सेम वही डुप्लीकेट बना के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसलिए मैंने आपको अभी बताया भी था कि बहुत सी जो वेबसाइट व्हाट्सएप पे ऐसे आते हैं ना आपके लिए कि इस पे क्लिक करो तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे या 10,000, आपको आईफोन 1,000 रुपए में मिल जाएगा, तो उनका मेन काम यही रहता है, बिल्कुल सेम साइट बनाकर आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। आप क्या करते हो, नाम डाल देते हो, ईमेल डाल देते हो, फोन नंबर डाल दोगे, और जो भी उन्हें आधार कार्ड का नंबर बोला तो आधार नंबर भी डाल दोगे। अगर फोन नंबर, उन्होंने बैंक अकाउंट बोल दिया कि भैया ये मतलब 1,000 रुपए वो आपके अकाउंट में भी तो आएंगे, तो आप बैंक अकाउंट भी डाल दिया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए इस तरीके के स्कैम से बचा करो थोड़ा सा। व्हाट इज द ऑप्शन रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन हमने टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन जो आपकी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो पहले क्या बोल के रखा, ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ डाटा ब्लॉक्स। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी हम लोग जिसमें यूज करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो आज के टाइम पे 2 साल थी या 3 साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, पर बजट जब आया था हमारा तो इसके बजट के बाद हमारा इसका पूरा का पूरा स्लो डाउन हो गया, अभी हमको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखो, स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो सबसे पहले इसको अपनाने वाला स्टेट कौन कौन सा था, तेलंगाना था और आंध्र प्रदेश था। एंड द बिटकॉइन नेटवर्क इज अ एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी में आपने एक का नाम सुना होगा, बिटकॉइन का। तो जो बिटकॉइन है वो सारे का सारे किस में डील करता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, इफ योर कंप्यूटर रिबूट्स ऑटोमेटिकली इट इज लाइकली डेट। यदि आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो जाता है तो उसकी क्या संभावना है, उसमें क्या हो गया है? ठीक है, बहुत सी बार आपने देखा कि मोबाइल में भी अपने आप रिबूट होना स्टार्ट हो जाता है, कि आप चला रहे हो एकदम से वो स्विच ऑफ हो गया और फिर अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हमको क्या समझ में आता है कि उसमें एक तरीके का क्या है, वायरस आ चुका है, कि आपकी जो फाइल्स हैं या आपके जो डाटा है वो क्या हो गया है, करप्ट हो गया है। और करप्ट होने के कारण वो बोल सकते हैं प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं हो पा रही, इसलिए वो बार बार क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखो, पैलेडियम सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो पैलेडियम प्रणाली को किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो किसने स्टार्ट किया था पैलेडियम सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व ऑफ कंप्यूटर। किसको हम लोग सेफ्टी वॉल्व के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व भी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? हमारे फायरवॉल को। तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, malicious सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स फाइल ऑन अ कंप्यूटर एंड डिमांड्स रैंसम फॉर द यूजर्स टू अनलॉक दोस फाइल्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका आंसर आपको सबको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटेड जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो देखे थे। कल थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ के आना, ठीक है, उसको ध्यान से, जो नॉर्मल हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उनको पढ़ना, क्योंकि हम लोग कल ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, थैंक यू।